मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है भाई। तो भाई लॉर्ड्स तीसरा टेस्ट मैच, लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान और पहला दिन। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड 251 रन 4 विकेट के नुकसान पर थे भाई लोगों इसमें डिस्कशन करेंगे क्या शुभमन गिल एंड कंपनी ने बेसबॉल का अंतिम संस्कार कर दिया है पूरी तरीके से, या भी थोड़ी बहुत झलकियां बाकी हैं जो कल देखने को मिलेंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल एंड कंपनी ने बेसबॉल का अंतिम संस्कार कर दिया है। वो इस तरीके से लगता है क्योंकि बेसबॉल के सबसे बड़े खिलाड़ी बेन डकेट 18 गेंदों में 43 गेंदों में 18 बनाते हैं। वहीं ओली पोप 104 गेंदों में 44। ये दोनों जो हमारी बेसबॉल थी ना उसके बहुत बड़े निर्माता हैं। फिर हैरी ब्रूक ये 20 पे 11। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं कि बेसबॉल का अंतिम संस्कार एजवेस्टन में शुभमन गिल एंड कंपनी ने कर दिया था, जहां अंग्रेजों ने अपने आप को बहुत ऊपर समझा। मैं 500 चेज कर लेगा, मैं 600 चेज कर लेगा, और हुआ उनसे कुछ नहीं। सीधे सिलसिलेवार बात करेंगे इसमें, और बात करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बताएं, जब दोनों टीमें ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही होंगी, वो लॉन्ग वॉक करके अपने अपने ड्रेसिंग रूम में घुस रही होंगी, तो दोनों टीमें कहीं ना कहीं खुश होंगी। इंग्लैंड इसलिए खुश होगी कि इंग्लैंड ने 4 ही विकेट खोए हैं और 251 रन बनाए, उनके पास 6 विकेट अभी बाकी हैं। तो भारतीय टीम क्यों खुश होगी? भारतीय टीम इसलिए खुश होगी क्योंकि उन्होंने शानदार बॉलिंग करी है और उन्होंने मात्र 251 रन ही दिए हैं। तो दोनों टीमें एक मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट जैसे खेला जाता था उस तरीके से ओल्ड टेस्ट क्रिकेट नजर आया, जहां क्या होता था, पूरे दिन का खेल हो जाता था। पूरे दिन के खेल में 3 से 4 विकेट गिरते थे और रन भी 200, 250, 225, 230 रन बनते थे। वही सेम टू सेम कंडीशन आज लॉर्ड्स के मैदान पर देखने को मिली। गेंदबाजी में भी अगर बात करें तो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भारतीय बॉलर्स नजर आए। सारे बॉलर्स की बात करें, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और आकाशदीप, तीनों बॉलर्स ने बहुत प्रभावित किया। विकेट कॉलम में सिर्फ हमारे भाई साहब जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी और जसप्रीत बुमराह का ही नाम है, लेकिन सबसे बड़ी चीज नाम ना होना और बॉलिंग अच्छी करना, दोनों बहुत बड़ी बात होती हैं। अलग अलग बातें हैं और बात करते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड भाई, हमारे से जो हमारे गिल भाई साहब हैं, टॉस नहीं जीत पाते हैं। गिल भाई साहब का सिक्का ही पता नहीं उल्टा पड़ जाता है। क्या होता है कि गिल भाई साहब से टॉस नहीं जीता गया, और गिल ने जब टॉस नहीं जीता तो टॉस जीत लिया बेन के स्टोक्स ने। तो बेन के स्टोक्स ने टॉस जीता और कहा अब हम चेज करने नहीं जाएंगे भाई, अब हम चेज करने के लिए देंगे तुमको, चलो तुम चेज करो। भाई इंग्लैंड की जो एक नीति है, एक सोच है, वो बिल्कुल इंडिया की एजवेस्टन जैसी सोच नजर आ रही है। कैसे, मैं बताता हूं आप लोगों को। इंडिया ने जैसे एजवेस्टन में पहले बैटिंग करी, धीरे धीरे बैटिंग करके 600-650 रन लगाए और इंग्लैंड को नीचे लगा दिया गेम में, उसी तरीके से इंग्लैंड भी चाहता है कि वो भी 250, 300, 400, 500, 600 लगाए और इंडिया को पहली पारी में ही इतना नीचे खड़ा कर दे कि इंडिया सोचे भी ना इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। लेकिन बात कुछ और है भाई लोगों, सिलसिलेवार बात करेंगे। बात कुछ और है। बात यह है कि इंग्लैंड अपने ही जाल में फिर फंसने जा रहा था। पहले घंटे का खेल समाप्त हो गया था। बहुत बार ऐसा हुआ कि बीट हो रहे थे, एजिस लग रही थी, कैरी नहीं कर रही थी, एलबीडब्ल्यू बच रहे थे। इतनी बार हुआ कि किस्मत इंग्लैंडियों के हाथ में थी। जसप्रीत बुमराह का स्पेल समाप्त हो गया था, मोहम्मद शमी सिराज का स्पेल चल रहा था, आकाशदीप का स्पेल समाप्त हो गया था और विकेट लेस गए थे। इसके बाद खेल शुरू होता है ड्रिंक्स के बाद, 1 घंटे के बाद। नीतीश कुमार रेड्डी को आउट ऑफ सिलेबस लेके आ जाते हैं शुभमन गिल, और नीतीश कुमार रेड्डी वो कमाल कर देते हैं जो ना जसप्रीत बुमराह कर पाए, वो ना मोहम्मद सिराज कर पाए, ना आकाशदीप कर पाए। सबसे पहले बेन के डकेट को 44 गेंदों में 18 रन के निजी स्कोर पर एक लेग साइड के बाहर जाती हुई गेंद पर विकेट के पीछे कैच करा दिया भाई। 23 रन पर था बेन का डकेट पंत को, और भाई क्या बढ़िया पारी का अंत हुआ। 3 खूबसूरत चौके मारे भाई हमारे बेन के डकेट ने, और बेन के डकेट के बाद अगली ही गेंद पर ओली पोप
शुभमन गिल ने वो कैच टपका दिया भाई, नहीं तो वहां पर भी ओली पोप का अंत लिखा हुआ था। शुभमन गिल का वो कैच टपकाने के बाद ऐसा लगा कि ये टिक जाएगा, लेकिन एक और गेंद, चमत्कारी गेंद फेंकी हमारे भाई साहब नीतीश कुमार रेड्डी ने। गेंद पड़ी और अच्छा खासा उछाल लेकर बाहरी किनारा लेकर ऋषभ पंत की दस्तानों में चली गई और जैक क्रॉली 18 रन पर ही उनका भी पारी का अंत हो गया। इसके बाद ओली पोप और रूट ने संभल कर खेल रहे थे, दोनों बहुत बेहतरीन खेल रहे थे और इतना अच्छा खेल रहे थे, संभल कर पूरा लंच सेशन गुजार दिया। पूरा का पूरा लंच और टी के बीच का सेशन, दूसरा सेशन इंग्लैंडियों ने गुजार दिया। रन तो मात्र 70-72 ही बनाए दूसरे सेशन में, लेकिन रूट और ओली पोप मैदान पर टिके रहे। इसके बाद बात करते हैं तीसरे सेशन पे, फिर प्लेयर वाइज बात करेंगे और सारे गेंदबाजों पर भी बात करें। तीसरे सेशन में जब जडेजा आते हैं तो रविंद्र जडेजा पहले ही विकेट उखाड़ देते हैं भाई, किसका? ओली पोप का। और फिर एक निप बैक करती हुई अंदर गेंद आई और सीधे स्टंप्स पे लगी हैरी ब्रूक पे पवेलियन। इसके बाद बेन का स्टोक्स और रूट अंत तक खेलते हैं और 83 ओवर में 251 रन, 4 विकेट के नुकसान पर यह स्कोर है अभी। यार जी बेन का जो स्टोक्स है, पहले इसी बात करेंगे, फिर आएंगे रूट पे, फिर आएंगे बुमराह पे, आकाशदीप, नीतीश कुमार रेड्डी, सब पे बात करेंगे। भाई लोग बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, जल्दी जल्दी करो, ये काम मजा आएगा भाई। देखो अभी अब बैन के स्टोक्स, भाई ये बैन का स्टोक्स क्या आदमी है, कलाकार है भाई, ये अलग ही लेवल का है। वो मधुमक्खियां आ गई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, गेंदबाज तैयार, रूट तैयार, फील्डर तैयार, ये आदमी कह रहा नहीं मुझे नहीं खेलना। भाई तुझे बैटिंग करने से मतलब है क्या? मुझे ये नहीं समझ आता कि सोच क्या है बैन के स्टोक्स की। ये बैन का स्टोक्स सोचता क्या है? ये सोचता है एक्टिंग से मैच जीता जाएगा। भाई तुझे खड़ा रहना पड़ेगा, मैच जीतना पड़ेगा। ये बैन का स्टोक्स से 44 रन पे नॉट आउट खेला। भाई देखो बैटिंग वो अच्छी कर रहा है, लेकिन उसको 39 रन पे नॉट आउट खेला, 102 गेंदों। ये भी बेसबॉल के बहुत बड़े वो है निर्माता, बेसबॉल के ये निर्माता हैं। जब ये कप्तान बने इन्होंने ही बैज और बाल शुरू करी थी, वो ब्रेंडन मैकुलम कोच थे और इनके बेसबॉल का अंतिम संस्कार हमारे शुभमन गिल ने कर दिया। भाई अब बात करनी है भाई उस जनरेशनल प्लेयर की जो टेस्ट क्रिकेट का अब तक का सचिन तेंदुलकर और ब्रैडमैन के बाद सबसे बड़ा प्लेयर है, जो रूट। भाई क्लासिकल बैट्समैन। देखो अगर कोई टीम खड़ी थी इंग्लैंड को इस श्रृंखला में पीछे ढकेल रहा था इंडिया, उसमें जो रूट का बल्ला शांत था। पिछली आप 4 पारियों में देख लो, जो रूट का 100 रन भी नहीं होंगे। जब जो रूट का बल्ला शांत था तो फिर इंग्लैंड पीछे लगती जा रही थी। लेकिन जो रूट आज जब 18-20 रन बना चुके थे, तभी लग रहा था कि ये बंदा लंबा खेलेगा, और ये देखो कितना लंबा और खेले। लॉर्ड्स में पहले भी 180 भारत के खिलाफ बना चुका है, 7 शतक लॉर्ड्स के मैदान पर बना चुका है, 8वें शतक के करीब है, 99 रन पर ओवरनाइट बैट्समैन पवेलियन गया है भाई। और ऐसे 7-15 बैट्समैन थे जो ओवरनाइट 99 पर पवेलियन और सबने शतक बनाया, तो रूट का भी शतक पक्का है। बैन के स्टोक्स 39 पर लौटे, लेकिन रूट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम भाई। जिस तरीके का धैर्य रूट ने दिखाया, इतना ही धैर्य दिखाना होता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। रियल टेस्ट क्रिकेट खेला, जिस तरीके का टेस्ट क्रिकेट सम्मान मांगता है, आज इंग्लैंडियों ने उस सम्मान से टेस्ट क्रिकेट को खेला भाई। तारीफ करनी पड़ेगी इंग्लैंडियों की आज, और जितनी तारीफ करो उतनी कम। अब कुछ गेंदबाजों पर बात कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह बहुत बढ़िया गेंदबाजी, 1.9 का इकोनॉमी है, 18 ओवर 35 रन और 1 विकेट। भाई जसप्रीत बुमराह का पहला जो ओवर था वो भी विकेटलेस गया, दूसरा जो स्पेल था वो भी विकेट, लेकिन तीसरा स्पेल विकेटलेस नहीं जा। जसप्रीत बुमराह बिना विकेट लिए रह ही नहीं सकता। कोशिश बहुत करी जसप्रीत बुमराह ने, डकेट को तो पहले ही ओवर में एज निकाल दिया, वो तो कैरी नहीं हुआ। और इसके बाद हमारे
आकाशदीप ने भी बॉलिंग बहुत बढ़िया करी, थोड़ी कुटाई खाई है, 17 ओवर 75 रन, 4.5 का इकोनॉमी। शायद प्रसिद्ध कृष्णा की जगह खेल रहे हैं, तो प्रसिद्ध कृष्णा का पूरा भार आकाशदीप ने संभाल रखा है। मोहम्मद सिराज बहुत बढ़िया बॉलिंग, 2.4 की इकोनॉमी। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी बहुत बढ़िया बॉलिंग करी और भारत को 2 विकेट दिलाए एक ही ओवर के अंदर, और अंग्रेजों को उस समय ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वो धीरे खेलें या तेज खेलें, बेसबॉल खेलें या फिर नॉर्मल टेस्ट क्रिकेट खेलें। ये नीतीश कुमार रेड्डी की देन थी। वॉशिंगटन सुंदर 10 ओवर 21 रन, कोई विकेट नहीं। यार कुछ तो टेक्टिकल मिस्टेक हो गई है भारतीय टीम के इस पिच पर। रविंद्र जडेजा की गेंद इतनी टर्न हो रही है, इतनी बेहतरीन कांटा बदल रही है, क्या कुलदीप यादव को खिला लेना चाहिए था? मुझे लगता है खिला लेना चाहिए था। आज 4 की जगह कम से कम 6 विकेट होते। नहीं खेल पाते कुलदीप यादव। मैं तुमको लिख के देता हूं, चाहे वो जो रूट हो, चाहे बेन का स्टोक्स हो, चाहे डकेट हो, कोई भी हो, नहीं खेल पाता कुलदीप यादव। कुलदीप यादव वो औधा रखता है। आपको लॉर्ड्स में खिलाना चाहिए, आपको एजवेस्टन में भी कुलदीप को खिलाना, आपको मैनचेस्टर में भी कुलदीप को खिलाना चाहिए, आपको लंदन के ओवल ग्राउंड पर भी कुलदीप को खिलाने। कुलदीप को तो एक प्रकार से जैसे नहीं बुमराह प्लेइंग 11 में फिक्स होता है, उसी तरीके से कुलदीप यादव प्लेइंग 11 में फिक्स होना चाहिए भारतीय टीम की। ये मेरी सोच है, बाकी कप्तान और कोच की सोच आपने साफ देख ली। आज मुझे बहुत चीज अच्छी लगी कि नीतीश कुमार रेड्डी के कंधे पर हाथ रख के बोल दिया कि भाई तुझे मैं मैच दे रहा हूं, शार्दुल ठाकुर को बिठा रहा हूं। यही कॉन्फिडेंस उसने पहले ओवर में आपको 2 विकेट लेकर दिए। अगर ये चीज क्या होता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है प्लेयर का अगर उसे 1 मैच 2 मैच के बाद मैच नहीं मिलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज आज तारीफ काबिल मैनेजमेंट ने काम किया। कुलदीप को और खिला लेते वॉशिंगटन की जगह तो अलग ही लेवल का गेम चल रहा होता। लेकिन ठीक है, आपकी पहले दूसरी बैटिंग आई है, हो सकता है आपके 40 पे 4 हो जाए, तो जरूरत पड़ती है बॉलिंग के लिए, बैटिंग के लिए, तो काम आएगी वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग। बाकी यार देखो इतना ही है, और जितना मैंने आप लोगों को बताया, कितना प्यार तरीके से बताया, तो इसी बात पे भाई सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।